सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग यार, एंड हैप्पी गुड़ी पड़वा। तो अगर कोई भी यहाँ मराठी हो, सो गाइस हैप्पी गुड़ी पड़वा, ठीक है। अब आपका तो न्यू ईयर अभी शुरू हुआ है, राइट। सो जस्ट अपना कल ही हुआ है, खैर 2 अप्रैल को था गुड़ी पड़वा, तो बट आई विश यू टुडे। सो गाइज, अब मुझे बताओ, काम की बात करते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है। लाइक जो प्रीवियस वीडियोस थी, लाइक मज़ा आया देख के, एक इमेजिनेशन डेवलप तो डेफिनेटली हुई होगी, ठीक है। गाइज देखो, इतने टाइम में आई कैन नॉट, मैं आपको रूट लर्निंग नहीं करवा सकती 2000 वर्ड्स की, राइट, बट आई कैन टेल यू हाउ टू थिंक। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ अ person they know 1000 words, but that person does not believes in imagination, does not believe in actually finding out the right solution। मतलब बहुत एक हमारा क्या होता है, थिंकिंग ऐसी होती है, मतलब इतना डायमेंशन में इतनी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो हमें इसको अपने हॉराइजन्स को एक्सपैंड करना है, ठीक है। वी हैव टू एक्सपैंड आवर हॉराइजन्स, कि जब भी हम क्वेश्चन को देखें, हम क्वेश्चन को मल्टीपल डायमेंशन से देख पाएं। हमारा एक लिमिटेड माइंडसेट ना हो कि क्वेश्चन को मतलब या तो ये आंसर है, ऐसे आंसर है, रटा होना चाहिए। नो, लाइक इफ देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ वे टू फाइंड अ सॉल्यूशन एज वेल। बल्कि आपके पास तो यार 4 ऑप्शन हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के आगे पीछे, मतलब कुछ भी चीज़ें समझ के हम इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इट कम्स विद प्रैक्टिस। वन थिंग विच आई वुड सजेस्ट इज प्रैक्टिस ज़रूर करना। कीप इन टच विद प्रैक्टिस, ठीक है। कीप इन टच विद प्रैक्टिस। थोड़ा सा जैसे पेपर लिए, फटाफट सॉल्व करके देख लो, ठीक है। 2 घंटे बैठने की आदत डाल लो पेपर से, एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले तो बिल्कुल आदत होनी चाहिए। और अगर लाइक इफ़ यू वांट मोर एफिशिएंसी ना, तो बिल्कुल टाइमली कि 9 to 11 ही बैठ जाओ, ठीक है। कि बिल्कुल माइंड बिल्कुल उस तरीके से अपने आप को कस्टम कर ले, ठीक है, कस्टमाइज कर जाए, ठीक है। सो डू दैट, ये इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। सो अब हम एक टॉपिक करते हैं, दैट इज आवर क्लोज टेस्ट, ठीक है। गाइस, क्लोज टेस्ट जो हमारा है, ये एग्जाम में ज़रूर आना है, आपको ही पता है। या तो क्लोज टेस्ट आ जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वेरी कंफ्यूज इन क्लोज टेस्ट कि हमें क्लोज टेस्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग इस चीज़ को अगर हम देखें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स दैट यू नो और डोंट नो, आई डोंट नो मच ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। मेरे को नहीं आते ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल्स, की मेरे को नहीं रटा हुआ कि इसके साथ ये यूज़ करते हैं, ये पास्ट परफेक्ट है, व्हाटसोएवर, नो। बट मैंने एक चीज़ करती थी, मैं रीडिंग खूब करती थी, ठीक है। मेरे को कंटेक्स्ट समझ आता था चीज़ों का, ठीक है। और लाइक आई यूज टू रीड द क्लोज टेस्ट इनिशियली। लाइक क्या होता था, देखो, एक काम हमें ज़रूर करना है। जैसे द मोमेंट वी कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन ऑफ क्लोज टेस्ट, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, एक बार ना पूरा वो ना पैराग्राफ, पूरी स्टोरी पढ़ के देखो, ठीक है। इवन अगर वो स्टोरी आपको 50% भी समझ आ गई ना, लाइक व्हाट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट आई विल गिव यू वन एडवाइस, मैं एक बार ना बताऊंगी भी करना कैसे, ठीक है। एक तो ना रीड कर लो क्लोज टेस्ट को, एक मतलब मोटी नज़र से, ठीक है, कि ओके दिस इज गिवन, अच्छा चलो थोड़ा इकोनॉमी के बारे में बता रखा है यार, थोड़ा डेमोक्रेसी के बारे में बता रखा है, ऐसे ऐसे कुछ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करो, जो बिल्कुल क्लोज एसोसिएटेड वर्ड्स है ना, उन पे नज़र रखो कि सपोज कुछ तरह के वर्ड स्टार्टिंग में भी यूज़ होंगे, एंड में भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आंसर आपके क्वेश्चंस में ही होता है। अगर आपके क्लोज टेस्ट में मान लो 10 क्वेश्चन हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि 3 आंसर्स तो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लोज टेस्ट से ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा उसमें, बट उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। गाइज, इफ यू फाइंड द सेशन यूजफुल, काइंडली लाइक द सेशन। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, प्लीज शेयर भी करें उनके साथ चैनल। एंड लाइक you have any suggestion, you feel like okay this is not done in a proper manner whatsoever, like give us your honest opinions, ठीक है। So we will also do that, and I am keeping a close look. The moment I will see that yes people are coming and doing the quizzes, you will see in future that I will give you a good like nice number of quizzes. आप जाना और आराम से प्रैक्टिस करना, बट पहले हैबिट तो बनाओ यार क्विज अटेम्प्ट करने की, ठीक है। इवन दैट विल मोटिवेट मी एज वेल कि यार येस दे वांट टू प्रैक्टिस, ठीक है। एंड बिलीव मी, सबसे ज़्यादा आपके मार्क्स कैसे आ सकते हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से। नो वन कैन टीच यू कि आप इंग्लिश कैसे सॉल्व करो, बट योर प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ, हम एक गाइडेंस दे सकते हैं, आई कैन टेल यू कि ओके इस तरह से यू कैन प्रोसीड, ओके 2-3 चीज़ें भी मैं बता दूंगी, बट आपको भी तो 50% पेपर अपनी सेंस से करना है, राइट। तो वो हमें डेवलप करना पड़ेगा, ओके। सो
करते हैं अपना क्लोज टेस्ट बिगिन। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या है, ये तो जाइंट है, क्लोज टेस्ट है हमारा, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं। अब लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लाइक शुरू हो रहा है, देखो लाइक आई विल टेल द माइंडसेट एज वेल एंड अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। The founders of the Indian Republic dash the farsightedness and the courage to commit dash to two major innovations of historical significance. Now people will get stuck here. What is this farsightedness? मतलब अगर कोई बच्चा होगा जिसने नहीं ज़्यादा पढ़ाई कर रखी, ठीक है, तो ये कहेंगे यार ये कैसा मतलब दे दिया क्लोज टेस्ट की, ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या लिख रखा है, फारसाइटेडनेस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक लो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, एक ना पर्सपेक्टिव पकड़ो क्वेश्चन का। द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, मतलब जो फाउंडर्स, अब मैं ना सिर्फ विदाउट दीज ऑप्शंस, विदाउट टेकिंग टू डिफिकल्ट वर्ड्स, मैं थोड़ा इंटरप्रेट करके दिखाती हूँ कि इंटरप्रेट कैसे करना है। इफ यू विल लर्न टू इंटरप्रेट थिंग्स ना, लाइक मोस्ट ऑफ योर टास्क विल बी डन देयर, ठीक है। फिर तो बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है। द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, मतलब कुछ लोगों ने जिन्होंने इंडियन रिपब्लिक के जो फाउंडर रहे होंगे, मतलब जो बिल्कुल हमारा देश था, जैसे ये मेरे दिमाग में अब एक पिक्चर बन रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी हुई है यहाँ, महात्मा गांधी तो मेंबर नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सो मेनी पीपल, सो मेनी लाइक बहुत एक हाईली इंटेलिजेंशिया जो था कंट्री का वो बैठा हुआ है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट पीपल। अब तो ये लोग क्या है, दे आर द फाउंडर्स काइंड ऑफ, राइट। सो दे आर द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। दे मतलब दे डैश द फार साइटेडनेस एंड द करेज टू कमिट टू टू मेजर इनोवेशन ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन नेशन बिल्डिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। बेसिक एक कॉमन सेंस में कॉमन मैन क्या समझेगा, ठीक है। जो फाउंडर्स थे इंडियन रिपब्लिक के, फार साइटेडनेस मुझे नहीं पता, उनके पास करेज था, ठीक है, कि वो कमिट कर पाए कुछ इनोवेशंस को, ठीक है, जो कि बहुत हेल्पफुल रही हैं नेशन बिल्डिंग में और सोशल इंजीनियरिंग में। नेशन बिल्ड करवा दिया, एक बेसिक आइडिया है इस यहाँ तक की स्टेटमेंट का, ठीक है। अब आगे पढ़ूंगी तो दो चीज़ें, मतलब इन्होंने कुछ दो काम किए हैं नेशन बिल्डिंग और सोशल इंजीनियरिंग में। फर्स्ट काम क्या था, टू डैश अ डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी अमंग इलिटरेट पीपल एट दैट टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वर इलिटरेट, राइट। तो इनका पहला टास्क क्या था, टास्क वन, कि वो एक डेमोक्रेटिक और एक सिविल लिबर्टी सोसाइटी बना ले अमंग इलिटरेट पीपल, ठीक है। नाउ डोंट थिंक कि अब ये लिबर्टेरियन क्या होता है, ये व्हाट्सोएवर, डोंट वरी, हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड, टू अंडरटेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा उन्होंने क्या टास्क किया था, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थी। डैश डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ओके यूएसए मैम इतना भी नहीं समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Hitherto, in all societies in which an economic take-off or an early industrial and agricultural dash had occurred, मतलब कि काफ़ी सोसाइटीज़ जिनमें इकोनॉमिक टेक ऑफ हुआ या अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन या एग्रीकल्चर हुआ है, मेजर जो चीज़ें हुई हैं, वहाँ एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी का बहुत रोल था, स्पेशली फ्रॉम द वर्किंग पीपल, ठीक है, हैड बीन एक्सट्रीमली लिमिटेड। अब on the other hand, dash the beginning India was committed to dash democrating and libertarian political order. Guys देखो, the moment I will see this question ना, मतलब देखो on the other hand dash the beginning, मतलब शुरुआत से ही इंडिया कमिटेड था कि हमें डेमोक्रेटिक और सिविल लिबर्टेरियन पॉलिटिकल ऑर्डर लाना है। अब अगर मेरे में ज़्यादा दिमाग भी नहीं है, मतलब मैंने पॉलिटी पढ़ी है, मैं नहीं हूँ वाकिफ़ इन चीज़ों से, आई कैन सी वन थिंग दैट ये ओके यहाँ डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ बन रहा है। इससे आगे इसके पीछे जाना एक बार, क्या मैंने यहाँ कुछ सिमिलर बिल्कुल नहीं देखा था, बिल्कुल सिमिलर एक चीज़ रिपीट हो रही है, अ डेमोक्रेटिक एंड सिविल डैश, ठीक है। अब यू विल से मैम अभी तो हमें मतलब भी समझ नहीं आया, पर वी कैन सी दीज टू थिंग्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ना ढंग से दिख पाए, ठीक है। ये तो पक्का दिख रहा होगा, डेमोक्रेटिक एंड सिविल डैश सोसाइटी, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी, दिस लिबर्टी सोसाइटी, ठीक है। अगले पेज पे जाओ, क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन, बिल्कुल सिमिलर चीज़ की बात कर रखी है गाइज। तो एक बार अब देखो किस तरह की, लेट मी चेंज द फर्स्ट, लेट मी गेट इट कन्वर्टेड, ओके। तो ये हमारा हो गया डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन पॉलिटिकल ऑर्डर। आओ यहाँ
कैसा ऑर्डर मांगा है इन्होंने? फर्स्ट टू डैश और डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन लिबरेशन लिबरेटिंग लिबर्टी यू विल से ओ बिल्कुल डायरेक्टली हमें दिख रहा है यार व्हाट काइंड ऑफ लिबर्टेरियन इज यूज्ड हियर। हम डायरेक्टली जाके यहाँ क्या हम इस ऑप्शन ए को मार्क नहीं कर सकते? इवन मेरे को कुछ नहीं समझ आया, मुझे नहीं पता ये लिबर्टेरियन क्या होती है सोसाइटी, बट मुझे दिख रहा है दे आर इन जर्नल टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन पॉलिटिकल ऑर्डर, सिमिलर चीजें हैं। हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व। मेरे को तो अभी तो मतलब भी नहीं समझ आया था पेपर का, ठीक है। अब अगला देखो क्या मैं कैसे एनालाइज करती हूँ। मे बी इट माइट हेल्प यू। आई एम नॉट सेइंग सारे क्वेश्चन इसी एनालिसिस से हो जाएंगे एंड यू विल बी लाइक ये एनालिसिस था जो काम का था, नो। बट हाँ 4-5 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे यार ऐसे, और 4-5 क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं। आप 5 पॉलिटी के चैप्टर पढ़ोगे तब जाके आप 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी से करके आओगे। यहाँ अगर आप 1-2 चीजें समझ गए, माइंड में आपने बिठा लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया अपने माइंड को, ऐसे हो जाएगा यार। अब देखो फर्स्ट टू डैश अ डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन सोसाइटी। नाउ यहाँ क्या है? कमिटेड टू डैश डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन पॉलिटिकल ऑर्डर, कमिटेड टू फ्यू, कमिटेड टू सम डेमोक्रेटिक, कमिटेड टू अ, कमिटेड टू एन। नाउ यू नो वी कैन सी दैट, यू नो वी सी दैट ओके कि हमारा काम क्या था? अ डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन सोसाइटी। यहाँ क्या हो जाएगा? वंस अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट कमिटेड टू अ डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन सोसाइटी। देखो मतलब आई एम सॉरी, हमारे मतलब 2 क्वेश्चन हमने ऐसे कर दिए, ठीक है। अभी तो मतलब भी नहीं समझ आया था कि मतलब इसमें बोला क्या गया है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते कि इंडिया कमिटेड था एक डेमोक्रेटिक और लिबर्टेरियन पॉलिटिकल ऑर्डर लाने में एंड अ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डैश ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। एक इफ लाइक आई हैव अ ब्रीफ आइडिया व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, फाउंडर्स थे जो इंडियन रिपब्लिक के, उनका एक दिमाग में एक विजन था, एक करेज था उनके पास कि हमें कुछ इनोवेशंस लाने हैं नेशन बिल्डिंग और सोशल इंजीनियरिंग के लिए। पहला था उन्हें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी सेटअप करनी थी, दूसरा क्या था उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी थी अंडर दैट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि पॉलिटिकल तो हमें आगे बढ़ना है पर जब तक इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी हाउ वी आर गोइंग टू सस्टेन। तो मतलब अगर वैसे हमने देखा है कि जो हमारे जो बहुत जहाँ इकोनॉमिक टेक ऑफ हुआ है या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, एग्रीकल्चर कुछ, तो वहाँ मतलब जो स्पेशली वर्किंग पीपल थे उनका बहुत लिमिटेड योगदान था। ऑन द अदर हैंड हमारे इंडिया ने क्या कहा, यार हम लोगों को भी लेके चलेंगे, हम सबको लेके चलेंगे, ठीक है। नो मैटर कि ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट वो होनी चाहिए, ऐसा कुछ लिमिटेड लोग, नो, इन्होंने कहा सब लोगों को इकट्ठे लेके चलना है। नाउ इतनी कहानी भी जैसे समझना है फॉर दैट पर्सन। अब हमें करना क्या है? देखो ऑप्शंस दे रखे हैं, आंसर आपके सामने है। पॉज फॉर अ मोमेंट, सी द आंसर, मार्क द आंसर। देखो कैसे करते हैं। द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक डैश द फार साइटेडनेस। The founders of the Indian Republic, they are talking about something that happened in the past, right? Past में थे ना founders of Indian Republic, and right now you are not seeing Jawaharlal Nehru, right? मतलब right now you are not seeing B.R. Ambedkar, ठीक है। अब don't say कि एक थे फ्रीडम फाइटर जो अब 120 साल के भी और वो जिंदा है। मतलब मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकेशंस पे मत आया करो किसी भी उसमें, एक जनरल पर्सपेक्टिव लो, ठीक है। पास्ट के फाउंडर्स थे इंडियन रिपब्लिक के। नाउ इसमें से कौन सा हमें ये हैज हैड वर, नाउ हैज तो बिल्कुल नहीं हो सकता यार। यू विल बी लाइक ओके, मतलब ये तो पास्ट में थे वो, लाइक दे हैड अ विजन, दे हैड द करेज, ओके। अब अगला स्टेटमेंट देखो, द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक वर द फार साइटेडनेस, मतलब वो खुद ही विजन थे क्या? वो खुद विजन थे दैट कि हमारे जो B.R. अम्बेडकर है वॉज करेज, ऐसे लिखते हैं हम, नो, तो वर नहीं हो सकता यार। द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक हैज हैड द, क्या मतलब, जरूरत नहीं है। द फाउंडर, सिंपली जाओ पास्ट में, द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक हैड द फार साइटेडनेस एंड द करेज टू कमिट। अब देखो इनके पास करेज था कमिट करने का। कमिट किसको करेंगे ये?
कमिट देम टू 2 मेजर इनोवेशंस, दे वर कमिटेड, उन्होंने अपने आप को कमिट कर दिया था 2 चीज़ों पे, कमिट देम, commit themselves, commit the people, they have the courage to commit the people to major innovation। भाई people का रोल कहाँ से आ गया, उन्होंने खुद को अपने आप को लगा दिया था उस काम में, commit the people तो हो ही नहीं सकता। commit the कोर्स कौन सा कोर्स यार, मतलब सीडीएस का कोर्स चल रहा है क्या, नो, कमिट द कोर्स टू 2 मेजर इनोवेशंस, कमिट देम। अब काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, वो यहाँ देम मार्क कर देंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन बच्चों के पास बचेंगे, दैट इज 1 इज देम एंड देन इज देमसेल्व्स, ठीक है। काफ़ी लोग यार 2x पे देख लेना, ठीक है, मैं थोड़ा हर डायमेंशन को आई वांट टू टच अपॉन, ठीक है, सो दैट कोई चीज़ अगर कहीं बेटरमेंट थोड़ी सी भी दे सके, एक 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो टू कमिट देमसेल्व्स मतलब उन्होंने अपने आप को, सारे फाउंडर्स ने, दे कमिटेड देमसेल्व्स, ओके, टू 2 मेजर इनोवेशंस, सो दिस इज देमसेल्व्स, दे कमिटेड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को कमिट कर दिया टू 2 मेजर इनोवेशंस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन नेशन बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग। ये भी मत स्टेटमेंट देखो ज़्यादा, ठीक है। अब पहला काम उन्होंने क्या किया, टू बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक, अब ये मतलब बिल्डिंग प्रेजेंट में कहाँ से आ गए हम, हो ही नहीं सकता। फर्स्ट टू कंस्ट्रक्टिंग, अरे यार क्या बात कर दी, ठीक है। फर्स्ट टू बिल्ड अ डेमोक्रेटिक एंड लिबर्टेरियन सोसाइटी, मतलब उन्होंने पहला क्या काम किया, फर्स्ट टू बिल्ड, ठीक है, उन्होंने बना दिया एक डेमोक्रेटिक और सिविल लिबर्टेरियन सोसाइटी अमंग इलिटरेट पीपल। एंड देखो यार कैसे हम लाइक आधे ऑप्शंस तो हम बिल्कुल ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दोज ऑफ यू जो बिल्कुल ब्लाइंड, लाइक दे गो ब्लाइंड फोल्डेडली एंड दे आर लाइक तुक्के ऐसे ही मारते हैं, देयर इज अ वे टू हैव अ गेस वर्क, ठीक है, देयर इज अ वे टू डू योर गेस वर्क, इट इज नॉट लाइक ब्लाइंडली कुछ भी मार दिया, नो। एंड सेकेंड टू अंडरटेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, डैश अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। हम कितनी बार देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करनी है गाइस, ठीक है, उनका ये विजन था इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से रिलेट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, विद इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर द, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी पॉलिटिक्स के लिए करते हो क्या? अब नाउ डोंट से मैम वोट्स तो वैसे ही मिलते हैं तो हम इसलिए इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं, नो, बट एक पॉजिटिव सेंस में बोल रखा है, तो इट इज नॉट डन फॉर दी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेसी चाहिए नहीं, बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, ऐसे तो आइडियल्स किसी के नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो अब 2 ऑप्शन बच गए, देखो 2 ऑप्शन तो कैंसिल करना लाइक बाएं हाथ का खेल है, अब बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब मुझे आप पहले बताओ, पॉलिटिक्स पहले आएगी ना, एक डेमोक्रेसी पहले आएगी, हम अपने पॉलिटिशियंस को चुनेंगे, उसके बाद उनके अंतर्गत मतलब उनके कन्फाइंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स विद इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, दैट इज द आंसर। हिदर्तो इन ऑल सोसाइटीज इन विच एन इकोनॉमिक टेक ऑफ, अब यहाँ मत ध्यान दो, ठीक है, और इन अर्ली इंडस्ट्रियल, गाइज आपने सुना होगा, एक नई सोसाइटी की बात की है इन्होंने, कि जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ होगा, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ होगा। आपने एक वर्ड सुन, अब देखो एग्रीकल्चर मतलब इंडस्ट्रीज बन रही है, एग्रीकल्चर आ रहा है, तो एग्रीकल्चरल ब्रेक थ्रू, एग्रीकल्चरल ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट क्या होता है यार, व्हाट इज दिस ब्रेकआउट? ये मतलब कोई एपिडेमिक डिजीज है क्या, कि मलेरियाज ब्रेकआउट इन द सिटी? नो, एग्रीकल्चरल ब्रेकिंग, भाई एग्रीकल्चरल ब्रेकिंग क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोलिफरेट करने की बात की है, कि बहुत एक नया चेंज आया एग्रीकल्चर में। अच्छा, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट पैसे और इन्वेस्टमेंट की बात कहाँ से हो गई? तो इन्होंने कहा है जिस जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल ब्रेक थ्रू हुआ, आप कहते हो ना लाइक कोई भी नई मेजर डिस्कवरी होती है, अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, कि ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्लैक होल के बारे में ये बताया, मतलब बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है। तो जब स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता था, एग्रीकल्चरल ब्रेक थ्रू होता था,
देखो अगर किसी को ब्रेक थ्रू मतलब भी नहीं पता ना, आप यार ये तो मुझे बताओ, आप एक बार इस एग्रीकल्चर वर्ड के साथ ब्रेकआउट लगाओ, ब्रेकआउट एग्रीकल्चर ब्रेकआउट, आप कहोगे यार डिजीज थोड़ा ही है। और ब्रेकआउट वर्ड कब लगा, आपने कभी सुना भी होगा। अगला है एग्रीकल्चरल ब्रेकिंग। ब्रेकिंग क्या होता है यार, क्या मतलब, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट, नो, एग्रीकल्चरल ब्रेक थ्रू हैड अकर्ड। ठीक है, अब यहाँ भी छोड़ दो, अब इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ऑन द अदर हैंड डैश द बिगिनिंग, मतलब ऑन द अदर हैंड शुरुआत से, देखो द बिगिनिंग से तो आपको पता ही, आप हमेशा कहते हो भाई फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अब अगर किसी को ये भी नहीं पता तो देखो ऑन द अदर हैंड विद द बिगिनिंग। गाइस आपने विद द बिगिनिंग कब शुरू हुआ है, दैट विद द बिगिनिंग व्हाट वी हैव स्टडीड, नो, फ्रॉम द बिगिनिंग हम बात करते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ये तो हम नॉर्मल सेंस में, नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव हर्ड दैट दीज थिंग्स एग्जिस्टेड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब एक बार देखो ऑन द अदर हैंड फॉर द बिगिनिंग, फॉर क्या होता है यार, विद इन द बिगिनिंग क्या होता है, मतलब विद द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, बेसिक बात है। फ्रॉम द बिगिनिंग दिस हैपेंड, फ्रॉम द बिगिनिंग दैट हैपेंड, इंडिया वाज कमिटेड टू, ये तो कर ही चुके थे आप बिना कुछ जाने। अ फ्यू डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन, ये भी यूज करके आपने पहला वाला भी कर दिया था, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड अ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अब ब्लैंक, बेसिंग ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपने कभी ये वर्ड सुना है, दैट इट इज बेसिंग ऑन, कभी भी एक जनरल सेंस, कॉमन सेंस लगा लो, अगर ग्रामर नहीं आती तो क्या है ये बेसिस, बेसिंग ऑन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बेसिस ऑफ, ऑन, बेसिस ऑफ, मतलब ये क्या है, बेसिस ऑफ ऑन, डायरेक्ट आपको दिख रहा है ये ऑफ के साथ, कब आपने ऑन सुना है, हो ही नहीं सकता। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन, मतलब बेस कितनी बेस की बात की है, बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नाउ यू विल से मैम फोर्थ ऑप्शन तो बताओ। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन ऑन व्हाट, अ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसके बेस पे है, किसके बेस पे है, फ्री और फेयर इलेक्शंस के बेस पे है। गाइज देखो, अगर आप अपनी थोड़ी भी कॉमन सेंस, कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस याद रखना, 10 में से 5 क्वेश्चन, चाहे आपके ग्रामर आपकी कुछ आपको ना आता हो, आपको क्लोज कॉम्प्रिहेंशन का कुछ समझ ना आ रहा हो, फिर भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ऐसे बताती हूँ कि आपको ना कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पैराग्राफ ना आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, राइट, यू आर नॉट एबल टू डिसर्न इट। ठीक है, इट इज इनडिसर्नेबल टू यू राइट नाउ। इकोलॉजी, अब कुछ बच्चे इकोलॉजी देखे हो, हम तो साइंस स्टूडेंट नहीं है, सम विल बी लाइक अरे हमने तो कॉमर्स पढ़ा है यार, अब इतना हमें क्या पता होगा, हमें कोई टेक्निकल जागरण थोड़ा ही पता है, बट ओके लेट्स लीव इट, देखते हैं एक बार। इकोलॉजी इन अ वेरी सिंपल टर्म इज अ साइंस दैट डैश द इंटरडिपेंडेंट, म्यूचुअली रिएक्टिव एंड इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप। ठीक है, dash the organisms and dash physical environment on the one hand, and among the organisms and on the other hand dash. The term ecology was first coined and used by the German biologist Ernst Haeckel. A few conceptual terms were, अभी ना देखो मेरा क्या काम है, मेरे को ना आपको एक चीज़ दिखानी, ठीक है, इकोलॉजी इन अ वेरी सिंपल टर्म। देखो इन्होंने ये तो बता दिया, इन्होंने ये नहीं कहा आपको आना चाहिए पहले, इन्होंने कहा इकोलॉजी एक साइंस है, क्या करती है, दैट आपको पता है स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं ये। ठीक है, सो इट इज़ अ इकोलॉजिकल, इकोलॉजी इन अ वेरी सिंपल टर्म इज अ साइंस दैट स्टडीज द इंटरडिपेंडेंट, अगला है साइंस दैट स्टडी, अगला है इज अ साइंस दैट स्टडिंग द इंटरडिपेंडेंट। ये तो तुम्हें पता है भाई, हो ही नहीं सकता, यू नो वेरी वेल। ठीक है, एक बेसिक, एक जनरल ट्रुथ है ये कि इकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो ये काम करती है, तो आपको पता है ये कैसे, स्टडिंग क्या कहाँ से आ गया, इज अ साइंस दैट एक्सप्लोरिंग। भाई ये तो कौन सी भाषा लिख रखी है, तो बिल्कुल ही इन्होंने इररेलेवेंट ऑप्शन दे रखे, कोई मार्क नहीं करे। अब बच्चे ये 2 ऑप्शन, अब यहाँ फंसेंगे हम। इज अ साइंस दैट, अब कुछ लिख देंगे स्टडी, कुछ लिख देंगे स्टडीज। ठीक है, तो अब मुझे बताओ हम कैसे लिखते हैं, जैसे साइटोलॉजी, एक बेसिक सा एग्जांपल लाओ, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, राम स्टडीज, लाइक राम क्या कर रहा है, राम स्टडीज फलाना, कोई कुछ भी सब्जेक्ट, कोई भी उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा डेफिनेशन तो नहीं दे रखा ना दैट दिस इज अ साइंस ऑफ या दिस इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, इट इज अ साइंस दैट स्टडीज। ठीक है, कुछ भी अपने दिमाग में ना एक लिंक बनाओ,
दैट स्टडीज द इंटरडिपेंडेंट, म्यूचुअली रिएक्टिव एंड इंटरकनेक्टेड रिलेशन। एक बेसिक सी बात है, इकोलॉजी वो साइंस है जो स्टडी करती है रिलेशंस, इंटरकनेक्टेड रिलेशन बिटवीन, या देखो रिलेशन किसके बीच का रिलेशन स्टडी करती है यार, डैश द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके अराउंड जो भी एयर अर्थ वाटर है ये इनका फिजिकल एनवायरनमेंट है। तो इकोलॉजी क्या करती है, इससे इनका रिलेशन बताती है, ठीक है। तो रिलेशन अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। नाउ इट इज द स्टडी ऑफ दिस रिलेशनशिप्स टू द ऑर्गेनिजम्स। टू द ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, इट इज लाइक डेमोक्रेसी, टू द पीपल, फॉर द पीपल। अब अगला यही आ गया, फॉर द ऑर्गेनिजम्स। रिलेशनशिप किसके बीच है, फॉर कहाँ से आएगा बच्चे ये दो। अब मुझे बताओ, आपने हमेशा सुना होगा दिस टेस्ट मैच इज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जब भी दो चीजें मतलब दो चीजों के बीच वो होता है ना बंटवारा गाइज, मतलब दो चीजों के वो होता है, तो दैट इज बिटवीन। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मुकेश, सुरेश, और कोई भी एश ले लेंगे हम, केश, मतलब कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। जब बहुत 2, 4, 5 लोग हों, 2 से अधिक हों, तो अमंग यूज होता है। बिटवीन मतलब स्वीट्स आर, ये ना ग्रामेटिकल उसमें भी क्वेश्चन बहुत बनता है बिटवीन अमंग का। बिटवीन क्या होता है, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम एंड श्याम, बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम, श्याम, घनश्याम एंड और कोई भी श्याम ले लो, ठीक है। सो अमंग आ जाएगा। तो जब दो चीज़ों की बात हो बिटवीन, बहुत सारी चीज़ों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनके बीच रिलेशन हो, दैट इज अमंग, ठीक है। मुझे बताओ रिलेशन किसका बताया था, ऑर्गेनिजम्स का और फिजिकल एनवायरनमेंट का। सो द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। अब ये मत कहना मैम ऑर्गेनिजम्स था ना, मतलब प्लूरल था तो अमंग आएगा, नहीं। रिलेशन किसके बारे में बात की है, इन दोनों के रिलेशन के बारे में, ऑर्गेनिज्म, फिजिकल एनवायरनमेंट। सो बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड डैश फिजिकल एनवायरनमेंट। ये फिजिकल एनवायरनमेंट किसका है, भगवान का है क्या, मतलब ऑर्गेनिजम्स का ही तो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना गाइज। सो बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, देयर्स फिजिकल, ये देयर्स का क्या होता है यार, देयर्स फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑल फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या मतलब, ऑप्शंस ही देख के पता लगता है कितनी नॉनसेंस ऑप्शंस हैं कुछ तो। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर, ऑर्गेनिजम्स हैं गाइज, देयर। नाउ यू विल से मैम हमें देयर समझ नहीं आया, एक चीज़ मैं दिखाऊंगी यहाँ, वेट, देखो आप ना जब आगे बढ़ोगे ना, टू रिवील रिलेशनशिप्स डैश ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, बार बार ये चीज़ यूज हो रही है। आपको ये तो बिटवीन तो नहीं पता लगा इसमें, क्योंकि यहाँ भी बिटवीन इन्होंने जान के खाली छोड़ा है, पर यहाँ से आप देयर तो ले सकते हो ना यार, और कुछ ना लो तो अगर कुछ भी नहीं समझ आया, देयर तो मैं लिख दूंगी, 1 नंबर तो मेरा पक्का होएगा कि मैं यहाँ भी कंफ्यूजन में हूँ, तो मैं देयर तो देख के मैंने कर दिया। तो लाइक कुछ तो आंसर्स बिल्कुल क्वेश्चन में ही गिवन है, और ये काम आपका है। वहाँ एक बार मैं ना हाईलाइट भी कर देती हूँ, एक बार देख लेना, सुकून से देखना इसे, ठीक है। देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये हमारा हो गया देयर एनवायरनमेंट, मतलब पूरा सेम स्टेटमेंट चल रहा है यार। दिस देखो, एक ही चीज अगर तुम्हें बिटवीन समझ आ जाती और तुम ये एक कॉमन सा लिंक पकड़ लेते, क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। बिटवीन देयर फिजिकल, अब देयर में तो मैंने दिमाग भी नहीं लगाया, बस एक पैराग्राफ में दिख गया था, रिपीट होता हुआ यूज कर दिया। ऑन द वन हैंड एंड अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अदर हैंड। नाउ डैश द टर्म इकोलॉजी। अब देखो, इन स्पाइट ऑफ, थ्रू द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइंड। ये क्या मतलब है, थ्रू द टर्म मतलब ही ना ये बन रहा, बिकॉज द टर्म इकोलॉजी। आपने कहाँ से ऐसे वर्ड्स, यूं स्टेटमेंट शुरू होती हुई देखी हैं। एंड इफ दिस एग्जाम सेटर इज यूजिंग सच लेम सेंटेंसेस, कितना क्वालिफाइड इंसान पेपर बना रहा होगा यार। क्या वो मतलब बिल्कुल बेकार सी इंग्लिश लिख देगा जो कभी आपने सुनी भी नहीं। अब देखो, इन स्पाइट ऑफ द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड एंड यूज्ड बाय दिस। देखो, दो जो टर्म है इकोलॉजी वो फर्स्ट कॉइन की गई थी और यूज की गई थी जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इन 1869। अ फ्यू कंसेप्चुअल टर्म्स कुछ, लेकिन देखो पहले तो जो सबसे पहले इकोलॉजी टर्म इस साल शुरू हुई थी। इकोलॉजी ये बताया था इन्होंने क्या होता है, जो भी होता है, लेकिन अ फ्यू टर्म्स
आर, मतलब आर कहाँ से आ गया यार, ये पास्ट में चल रहे हैं इस पूरे सेंटेंस में। वॉज फर्स्ट कॉइन्ड, यूज्ड बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट, अ फ्यू कंसेप्चुअल टर्म्स। आगे देखो, ऑलरेडी प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज्ड, ठीक है, या आपको कहीं ये तो दिख रहा है कि ये प्रेजेंट की तो बात कर ही नहीं रही है, ठीक है, आर नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, बेसिक पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तो मुझे पता ही है ना। अ फ्यू कंसेप्चुअल टर्म्स वर, ठीक है, अ फ्यू कंसेप्चुअल टर्म्स वर ऑलरेडी प्रपोज्ड, मतलब पहले ही कुछ टर्म्स प्रपोज कर दी गई थी टू रिवील रिलेशंस बिटवीन। अब अगर एक बच्चे को ये बिटवीन समझ आ गया ना, उसके 3 क्वेश्चन हो गए यार यहाँ से सॉल्व। बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट, जो हमने पहले भी यूज किया है। अगला, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच जूलॉजिस्ट Halare use the term ethology. They are using this term like I say na that I am using this pencil for doing homework, ठीक है, for doing homework. Like मैं कभी कहती हूँ अब I am using this term for, या I am using this term ethology to the क्या होता है यार, I am he used the term ethology with the, he used the term ethology in the, क्या होता है, he used the ethology for the study, किस चीज, मतलब किस लिए यूज किया, he used it for the study of, क्या, study of relations of dash organisms within the family। अब इन्होंने हर जगह क्या रीइटरेट कर रखा है, मैं ये भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है, वेट, थोड़ा सा आगे पीछे मेरे को यहाँ करना पड़ेगा ताकि आपको पता लगे, ठीक है। वेयर इज माई पेन, मैं हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। देखो मेरे को जहाँ तक दिख रहा है द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स, किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता ना यार, ये तो दिख रहा है ना, द ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स, कितनी करोड़ों बार तो इन्होंने रिपीट कर दिया कि हम ये लिखना चाह रहे हैं। नाउ दे हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ डैश ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स, अ ऑर्गेनिज्म, अ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लाइव डेड ऑर्गेनिज्म की तो बात ही कहाँ से आ गई, आपको पता है पूरी जगह द रिटरेट हो रहा है, रीट्रेट हो रहा है, ये हमें सेंस यूज करनी है अपनी। 3 क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ आगे पीछे यूं देख के कर दिए विदाउट नोइंग मच। रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, वेट वेयर इज माई पेन, विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी, इन द एग्रीगेट एंड इन द कम्युनिटी। नाउ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट ये मेवर्ट प्रपोज द टर्म हेक्सिकोलॉजी विद रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ द रिलेशंस, अब dash living creatures to other organisms, study of relations for living creature। आप रिलेशन कहाँ, आप देखो यार, अब भी मैं दोबारा आपको यूज़ करके बताऊंगी मैंने कैसे, मेरे को कुछ नहीं आता सपोज, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना गाइज, यू विल फील, देखो कुछ जगह आपको समझ नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहूँगी आपको मेरी कही हुई हर बात 100% समझ आएगी, नहीं, आई नो दैट नहीं आएगी, पर अगर 4 क्वेश्चन भी एक किसी भी बात से बीच में जो मैंने बताई उससे उठ गया ना, उससे 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकल गए ना, 4 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं एग्जाम में, 4 क्वेश्चन आप करोड़ों पॉलिटी के पेज पढ़ के करते हो, ठीक है। तो ये देखो, अगर किसी को ज़्यादा नहीं पता, स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द स्टडी ऑफ द रिलेशंस डैश एग्रीकल्चर। अब देखो, अब आप खुद बता दो, आपको कुछ एक कॉमन लिंक दिख रहा होगा, स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ लिविंग कल्चर्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स। देखो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, मैं इतने ऑप्शंस तक में नहीं गई, ठीक है, ऐसे हमें पेपर में चीज़ों को देखना आना चाहिए यार। इट इज़ द काइंड ऑफ ग्लासेस दैट यू यूज टू सी द एग्जाम, ना डोंट से कि ग्लासेस, कौन से ग्लासेस, ठीक है। स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ लिविंग क्रीचर्स टू देयर अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट, ठीक है। द टेम्परेचर एंड द डैश ऑफ लाइट विच सूट देम, द डैश ऑफ लाइट विच सूट देम, द फोकस ऑफ लाइट, मतलब आपको कितनी लाइट सूट करती है, फोकस ऑफ लाइट कहते हो क्या आप, द फोकस ऑफ लाइट विच सूट देम, फोकस कहाँ से आ गया, द शेयर ऑफ लाइट, मतलब शेयर कहाँ से आ गया, द क्वालिटी ऑफ लाइट, भाई आप क्वालिटी की लाइट की बात करते हो क्या, कि धूप की लाइट की क्वालिटी कैसी है, नो, यू विल से द अमाउंट ऑफ, जार थोड़ा सा जाओ धूप में बैठ जाओ, ये है वो है, थोड़े प्रॉब्लम कम हो जाएंगे, थोड़ा क्वांटिटी लो उसकी, अमाउंट ऑफ लाइट विच सूट देम एंड देयर रिलेशंस टू अदर ऑर्गेनिजम्स एज व्हाट्सोएवर, ठीक है।
ये जो मैंने हाईलाइट किया है 1 2 3 4 क्वेश्चन, तो मतलब अगर कोई इंसान कॉम्प्रीहेंशन ईमानदारी से देख लेगा ना, 10 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन दो, दैट पर्सन कैन ऑल्सो डेवलप द नैक फॉर दैट, ठीक है। प्लीज चीज़ों को ना ये एकदम नेग्लेक्ट मत कर दिया करो कि अरे ये तो हमारा मतलब वीकनेस है, हम क्यों करें, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। डोंट डू दैट। एक थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने साथ रखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। ऐसा नहीं है कि ग्रामर नहीं आती तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, नो। आप थोड़ा इमेजिन तो चीज़ों को करके देखो, आप लिंक तो करो अपनी चीज़ों से। सारे क्वेश्चन, सारे तो खैर नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेटली आपको स्टैटिक नॉलेज चाहिए, मतलब आधे पेपर में स्टैटिक नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, बट आधे में तो नहीं है ना यार। आधे में आपकी कॉमन सेंस चेक हो रही है, वो तो कर लो। हम कहते हैं वो भी नहीं करना हमें, हम कहते हैं हम तो पहले ही डाउन हो जाते हैं कि यार आधा पेपर तो आता नहीं। यार जितना आता है पहले उतना तो करें, फिर इतना तो स्टैटिक भी आता होगा ना कि हम 20-30 क्वेश्चन स्टैटिक से भी 10-20 आगे निकाल लें। सो वन थिंग विच आई वुड सजेस्ट गाइज, प्लीज़ एक ना, अगर आप ये इन फ्यूचर भी एग्जाम दोगे ना, इस मतलब डरने की जगह, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड, ट्राई टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, आपको कभी कुछ याद वाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके अपने आप एक माइंड में स्टोरीज बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच हमें एग्जाम में लेके बैठना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू दैट, ठीक है। न्यूज़पेपर रीड करा करो ताकि आप थोड़ा सा कभी इकोनॉमी पढ़ रहे हो, थोड़ा ज्योग्राफी देख रहे हो, थोड़ा पॉलिटी देख रहे हो, आपका मतलब एक बेसिक माइंड सेट है, आपको पता है चीज़ें क्या हैं। इकोनॉमी में ये नहीं कहती कि आप मतलब बिल्कुल ही हम एडम स्मिथ बन के इकोनॉमी की एक एक चीज़ पढ़े, नो, पर एक बेसिक हमारा जीडीपी है, कैसे रिलेट करता है, एक आइडिया तो डेवलप होगा। लाइक यू आर लाइक ग्रेजुएट्स, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर चेकिंग, दिस इज व्हाट दे आर चेकिंग। वो देख रहे हैं कॉमन सेंस भी बच्चा लगा रहा है या नहीं, कि हमने तो आंसर भी दे दिए यार, तुम अब भी मार्क नहीं कर रहे, सो दिस इज नॉट देयर फॉल्ट, राइट। तो हमें चीज़ों को ऐसे इंटरप्रेट करना है, इट इज़ द वे यू लुक एट द क्वेश्चंस that is going to give you marks, not your knowledge. Yes, static knowledge do plays a part, but also your imagination will work here as well. Guys, अगर वीडियो सही लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड वन थिंग मुझे बताना कि मैम इतना फ्रूटफुल है, फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, लाइक ये चीज़ हमें कुछ फ़ायदेमंद भी लग रही है या नहीं, लाइक इट इज़ लाइक बिल्कुल मतलब अटर यूँ लग रहा है कि डिस्कार्ड करना पड़ेगा हमें, कुछ काम की बात नहीं थी, ठीक है। तो मेरे को भी रिव्यू दे देना कि सही लगा नहीं लगा, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन गाइज, डू प्रैक्टिस अ लॉट। एक बार ना, और 7 दिन तो ना आखिरी के प्लीज़ 2 घंटे का पेपर बैठ के लेना, 9 से 11 का टाइम फिक्स करना, पेपर करने की कोशिश करो, ठीक है। एक अपने माइंड को हैबिचुअल बनाओ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप में से किसी को अगर हमारे साथ AFCAT 2 कोर्स के लिए जुड़ना हो, जो स्टार्टिंग से थोड़ी जल्दी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, दे कैन जॉइन अस। हम वी विल टेक लाइव क्लासेस फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग, यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर English and journal awareness. So if you want to prepare from the scratch, if you want to start early without waiting for last 2 months, so you can begin now, ठीक है। अगर अभी कोई begin करेगा, that person can very easily get a good score in the final exam, right? So if you want to join, kindly join us, and yes, अपनी practice बहुत ढंग से करो, and don't लेट योर कॉन्फिडेंस डाउन। अभी एट द मोमेंट जितना भी पढ़ा है कॉन्फिडेंट रहो, पेपर भी ऐसा बनेगा कि आपको आंसर्स आपके सामने होंगे। वी हैव टू डेवलप दैट पर्सपेक्टिव कि व्हेन वी सी द क्वेश्चंस वी आर एबल टू सी द आंसर एज वेल, मतलब एक थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है। सो डोंट लूज होप कि अभी इतना नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ, जितना भी प्रिपरेशन है उसके साथ तो जाओ यार, देख के तो आओ, करके तो आओ, अपनी कॉमन सेंस को अटमोस्ट लेवल पे यूज करो। वी नेवर नो, sometimes we strikes genius in the exam, we never know which day that would be. तो if that day would be for you 10th of April, तो मज़े ही आ जाएंगे फिर तो, ठीक है। सो अपना बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है, अपना रिविजन करो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू गाइज।